केंद्रीय कैबिनेट ने सभी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया। किसानों को ऋण में ब्याज पर छूट को मंजूरी। देश भर में कल से विकसित कृषि संकल्प अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग। कहा, जनजातीय समुदायों की हो रही हकमारी। जाति प्रमाण पत्र में धर्म के कॉलम को दोबारा जोड़ने का आग्रह। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची संसदीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर जोर। विभिन्न पथों का किया शिलान्यास। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री का बेहतर नागरिक सुविधाओं पर जोर। और रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश। कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में इस बार सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इन राज्यों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे। साथ ही कूच बिहार जिले में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कृषि प्रक्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है, जो लागत से करीब 50% अधिक है। उन्होंने बताया कि किसानों को ऋण में ब्याज पर छूट योजना को भी मंजूरी दी गई है। सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है, किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। झारखंड समेत देश भर में कल से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा, जो अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इस अभियान को देश के 700 से अधिक जिलों में चलाया जाएगा, ताकि कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम दिया जा सके। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.5% ये अधिक है। एस्टीमेट आया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य में शीघ्र पेसा कानून लागू करने की मांग की है। राज्य स्थित देश प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि जनजातीय समाज सरकार से ये जानना चाहता है कि झारखंड में पेसा कानून कब लागू होगा। उन्होंने कहा कि पेसा कानून लागू ना कर सरकार जनजातीय समुदायों की हकमारी कर रही है। मुख्यमंत्री से भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पेसा कानून से जुड़ी सभी प्रक्रिया जब पूरी हो चुकी है
तो आखिर किस अदृश्य ताकत ने इसे झारखंड में लागू करने से रोक रखा है? श्री दास ने कहा कि विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव और वोट बैंक की राजनीति की वजह से हेमंत सरकार पेसा कानून लागू ना कर जनजातीय समुदायों की हकमारी कर रही है। पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर खतरे को देखते हुए हेमंत सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है, जबकि इसके लागू होने से गांवों में समृद्धि के द्वार खुलेंगे और जनजातीय स्वशासन व्यवस्था और संस्कृति को भी इससे संरक्षण संवर्धन मिलेगा। उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। श्री दास ने सरना धर्म कोड के मुद्दे पर भी कांग्रेस और झामुमो को आड़े हाथों लिया और राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेशा कानून से ध्यान हटाने के लिए ये राग अलापा जा रहा है, जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों का स्टैंड जग जाहिर है। 5 साल हो गए इसी तरह का बहाना बना कर इसको टालने का काम कर रहे हैं और हमारा आदिवासी समाज का हक और अधिकार को ये हेमंत सोरेन वोट बैंक के कारण विदेशी धर्म के प्रभाव में आकर हमारे जनजाति समाज को उसका हक नहीं दे रहा। प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने भी कहा कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय उन्होंने इस मामले को संसद में उठाया था, लेकिन इसे अव्यवहारिक बताया गया। यह व्यवहारिक नहीं हो सकता है, यह अव्यवहारिक है। और उस समय की तत्कालिक सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पर असमर्थता जताया था। श्री दास ने मुख्यमंत्री से जाति प्रमाण पत्र में धर्म के कॉलम को दोबारा जोड़ने का भी आग्रह किया, ताकि युवाओं को रोजगार और अधिकार मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने संसदीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने आज नया सराय रोड में टुंडुल नदी पर पुल निर्माण कार्य का विधायक नवीन जायसवाल के साथ शिलान्यास किया। करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा। श्री सेठ ने चौक से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि निर्माण कार्य से आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जन कल्याण का संकल्प दोहराया है। रांची में लोगों से मुलाकात के क्रम में उन्होंने नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के जीवन को सुगम और गरिमापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी के मुद्दे पर सरकार पर फिर तीखा हमला बोला है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने कई जिलों के पुलिस कप्तान का तबादला तो कर दिया, लेकिन प्रदेश के पुलिस कप्तान का आता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि डीजीपी का पद पिछले 1 महीने से खाली है, जो सरकार की जनता के प्रति सुरक्षा की लापरवाही को दर्शाता है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीजीपी की नियुक्ति न कर संवैधानिक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं शराब घोटाला मामले में भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समाचार माध्यमों और कार्यक्रमों में पार्टी का पक्ष रखने के लिए 11 सदस्यीय पैनल बनाया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि इस पैनल में डॉक्टर सरफराज अहमद, मिथिलेश ठाकुर, विजय हांसदा और महुआ माझी समेत अन्य नेता शामिल किए गए हैं। पैनल के सदस्य समसामयिक विषयों पर पार्टी का पक्ष रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सांसदों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए नामित किया है। नामित सदस्यों में खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, डॉक्टर संबित पात्रा और नरेश महस्के शामिल हैं। सोलहवें वित्त आयोग की 4 सदस्यीय टीम आज राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टीम के सदस्यों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। ये टीम केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे के निर्धारण के सिलसिले में दौरा कर रही है। आयोग की टीम झारखंड दौरे के क्रम में कल देवघर में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। 30 मई को रांची में निकाय और चेंबर प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के साथ भी बैठक निर्धारित है। झारखंड आगे बहुत अच्छा लगा। ये 27 स्टेट है और खाली और एक स्टेट बाकी है उसके बाद। व्यवहारिक वेदांत और मूल्यों का विज्ञान पर रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार को पद्मश्री अशोक भगत ने भी संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने वेदांत के महत्व को विस्तार से समझाया और सभी से इसे आत्मसात करने का आग्रह किया। वेदांत और मूल्यों का विज्ञान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पद्मश्री अशोक भगत ने वेदांत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि विश्वास और आस्था ही धर्म का मूल अर्थ है, इसलिए हमें वेदांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता का 12वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण ने यही कहा है, सब कुछ मुझे समर्पित करके विश्वास करो। व्यक्ति पर विश्वास नहीं करो, हर चीज पर विश्वास करो। विश्वास ही, आस्था ही। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वेदांत के बारे में जानकारी देना है, जिससे लाभ लेकर बच्चे अपने जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को और अंडरस्टैंडिंग इंडिया को लेकर आया है, जो एक नयापन है अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में युवाओं को विशेषकर और सारे विश्वविद्यालय में, चाहे वो स्टेट का विश्वविद्यालय हो, चाहे वो सेंटर का विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आपके प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, सभी जगह अभी पाठ्यक्रम में इसको लाया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की जानकारी बच्चों को हो। संस्थान के अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर पीयूष बाला ने विद्यार्थियों को वेदांत का शाब्दिक अर्थ बताते हुए मानवता ही सेवा की भावना से कार्य करने का अनुरोध किया। वो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, डेली कम्युनिटीज में हेल्प करेंगे उनको, कैसे अपना लाइफ लीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से अगर कोई स्ट्रेस है और डिस्ट्रक्शन की तरफ ना वो वेदांता के थ्रू आप कैसे अपने ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में रांची के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षाविद ने वेदांत के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों से इसे अपने जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कूटनीतिक प्रहार जारी है। विभिन्न देशों में भारत का सर्वदलीय दल आतंकवाद पर पाकिस्तान की प्रभावी तरीके से पोल खोल रहा है। देशों का दौरा कर वहां की सरकारों, मीडिया और आम लोगों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति के बारे में बता रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल के गठन के पीछे कुछ अहम उद्देश्य हैं, जैसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना, पाकिस्तान को बेनकाब करना कि कैसे हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद को समर्थन देता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करना ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी प्रतिनिधिमंडल तमाम देशों का इस समय दौरा कर रहे हैं। सिंगापुर, जोहानिसबर्ग, कोंगो, पनामा में इस समय भारत के
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय मौजूद हैं, जो वहां की मीडिया, सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं, जिसमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस से शशि थरूर, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी, करुणानिधि और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार ने बेहतर समन्वय के लिए तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए एकीकृत कमान के नए नियम इंटर सर्विस अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है। सशस्त्र बलों में बेहतर समन्वय, संचालन दक्षता और संयुक्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम 27 मई से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर एकीकृत संचालन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। ये अधिनियम आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होगा। ये सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू अद्वितीय सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना हासिल किया जाता है। इस अधिनियम को 2023 के मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भारत की थिएटर कमांड जैसी संरचनाओं की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिससे भविष्य में संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता और तत्परता में भारी बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। एसटी आयोग के सदस्य ने जन कल्याण पर जोर दिया ताकि समाज के सभी वंचित वर्गों का कल्याण हो और खनन क्षेत्रों का समग्र विकास हो। लातेहार में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। कुछ बड़े नक्सलियों को पिछले दिनों ढेर किया गया था। इलाके में सर्च अभियान के दौरान नेत्रहाट थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 8 केन बम बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया। इस दौरान हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। बरामद केन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटिया मोड़ में कल देर रात अपराधियों ने 2 मालवाहक वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि दोनों मालवाहक वाहन जोरा माइन से पत्थर लेकर लौट रहे थे। मोटरसाइकिल सवार कुछ अपराधियों ने दोनों वाहनों को रोका, चालक को नीचे उतारकर आग लगा दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2 जून से होगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संपूर्ण कर्मकांडी आचार्य जयप्रकाश 101 वैदिक सहयोगियों के साथ पूर्ण करेंगे। आचार्य जयप्रकाश इससे पहले भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा में भी अनुष्ठान संपन्न कर चुके हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 2 जून से 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगी। इस आशय की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 5 जून को दोपहर 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ होगा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने आज कोलकाता से झारखंड के हाजियों के चौथे जत्थे को रवाना किया।
उन्होंने हाजियों से देश और राज्य के विकास के लिए दुआ मांगने की भी गुजारिश की। गौरतलब है कि इस बार राज्य से लगभग 1300 आजमीन हज सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की हज यात्रा पर जा रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को आज उनकी जयंती पर नई दिल्ली के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, मुरलीधर मोहोल ने भी स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक वीर सावरकर को पुष्प अर्पित किए। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज रांची आवास पर विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं और अन्य मामलों को लेकर श्री सेठ को ज्ञापन सौंपा। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने चांडिल के धातकीडी और पुड़ीसिली में 2 आंगनबाड़ी केंद्र भवन और 200 फीट पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि लगभग 15 लाख रुपए की लागत की इन परियोजनाओं से बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा और ग्रामीणों को यातायात में सुविधा होगी। पाकुड़ उपायुक्त ने देश के कुछ हिस्सों में कोविड के मामलों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ सदर अस्पताल का जायजा लिया और बेड, ऑक्सीजन तथा दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पाकुड़ जिले में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर भर में सख्त निगरानी की गई ताकि आम जनों की सुरक्षा बनी रहे। साहिबगंज के उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि बिजली विभाग द्वारा पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया जारी है। अगर मीटर बदलते समय आपके घर में पोल से आने वाली तार कट जाए, जर्जर या पुरानी है, तो कृपया तुरंत नई तार लगवाएं। सुरक्षित कनेक्शन से ही सुनिश्चित होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मां भारती के वीर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता और समर्पित समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर को आज उनकी जयंती पर नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि उनका त्याग, तपस्या और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और अब बात मौसम की। झारखंड समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आजकल बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कल भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पूर्वी इलाकों में 30 मई को भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद गरज के साथ अच्छी बारिश भी हुई। देश में इस बार मानसून की खास मेहरबानी के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस बार देश में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की संभावना है। जैसे हम पहले चरण में बोले थे कि एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, दूसरे चरण में आज जो जारी किए हैं इसमें हम रिटरेट किए हैं कि पूरी कंट्री के लिए इस बार एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। यानी मात्रात्मक रूप से मैं बोलूँ 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज की होने का संभावना है। मॉडल एरर इसका +4% होता है, यानी 102% से शुरू करके 110% तक बारिश होने का संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय कैबिनेट ने सभी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया। किसानों को ऋण में ब्याज पर छूट को मंजूरी। देश भर में कल से विकसित कृषि संकल्प अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग। कहा, जनजातीय समुदायों की हो रही हकमारी। जाति प्रमाण पत्र में धर्म के कॉलम को दोबारा जोड़ने का आग्रह। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची संसदीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर जोर। विभिन्न पथों का किया शिलान्यास। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री का बेहतर नागरिक सुविधाओं पर जोर। और रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश। कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में इस बार सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की संभावना।